साथ अब एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय बाज़ार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। प्रशांत खेमका, फाउंडर एंड एमडी वाइट ओक कैपिटल के हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बाज़ार का रुझान धन्यवाद। वैसे तो ठीक ही था, मोमेंटम भी अच्छा था, लोग काफ़ी उत्साह में भी थे, लेकिन ये जो पिछले 1000 पॉइंट्स का ड्रॉप हमने निफ्टी पर देखा और वो भी किसी किसी दिन जिस इंटेंसिटी के साथ बाज़ार में देखने को मिला, जाहिर सी बात है जो नए एंट्रेंट्स हैं वो थोड़े से चिंतित हैं। पुराने जो खिलाड़ी हैं वो शायद थोड़ा सा समय दे रहे होंगे बाज़ार को स्टेबलाइज होने के लिए। आपका इस समय बाज़ार पर व्यू क्या है? सर्टनली, सबसे पहले धन्यवाद मुझे कार्यक्रम पे बुलाने के लिए। 1000 पॉइंट आज की तारीख में जब निफ्टी 18,000 19,000 के चोटी पे है, तो 1000 पॉइंट यानी 5-1% होता है मार्केट का। 10,000 के से 10-12 हजार पॉइंट बढ़ा है बॉटम से, मार्च ऑफ लास्ट ईयर से। तो 5-10% मार्केट में ऊपर नीचे होना कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। ये इक्विटी मार्केट है, कोई फिक्स्ड इनकम तो है नहीं। तो ये थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। आखिरकार देखिए, इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि पैसा बनता है, बट इन द नियर टर्म इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी कहना कि नियर टर्म क्या होने वाला है। कॉइन टॉस की तरह है, अगले महीने, अगले क्वार्टर, अगला साल क्या होगा, तो बिल्कुल कॉइन टॉस के बराबर है। लॉन्ग टर्म आप देखो तो दुनिया भर में जो इक्विटी मार्केट ज्यादातर प्राय प्राय रिटर्न देते हैं। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो होती है, जो भारत में 10-12% आप कह सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो लॉन्गर टर्म में 10-12% रिटर्न एक्सपेक्ट करना सालाना व्याजबी है। बट इन द नियर टर्म 10-20-25% कहीं भी ऊपर नीचे होना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पॉसिबल। बिल्कुल। साथ ही प्रशांत जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट कल्चर जिस तरह का आपका रहा है, आपकी कंपनी का रहा है, ऑफ कोर्स वैल्यूएशन को नज़र रखना है, सारा का सारा ग्लोबल इन्वायरमेंट को भी देखना है। अगर हम यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर उन स्टॉक्स की बात करें जिनकी हाई पीई रही है, हाई वैल्यूएशन रही है, जिन्हें यूफोरिक काउंटर्स भी कहते हैं और पीछे हमने देखा बहुत पिटाई हुई है उनकी, आपको क्या लगता है क्या उन स्टॉक्स की री रेटिंग होगी, कैसा आगे की डायरेक्शन होगी, क्या इन्वेस्टर्स को उसमें करना चाहिए? सर्टनली, धन्यवाद प्रियंका। सो देखिए, वैल्यूएशन जो है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल है, बट हम जो देखते हैं वो रिलेटिव वैल्यूएशन देखते हैं। हम मार्केट वाइड लेवल पे वैल्यूएशन कॉल नहीं लेते, क्योंकि वो कोई नहीं ले सकता, वो इम्पॉसिबल। जो भारतीय मार्केट का आज मूल्यांकन है, जो अपने पीई मल्टीपल कहते हैं मार्केट वाइड लेवल पे, जो 25 के आसपास है, वो देख के लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मल्टीपल हो गया। बट आप दुनिया भर में देखिए, चाहे वो अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, हर जगह पे पीई मल्टीपल्स काफी हायर है। और उसकी मूल कारण उसका यह है कि इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली बहुत लो है। और अगर इंटरेस्ट रेट्स लो हो गए और बाकी सब ग्रोथ वगैरह में इतना गिराव ना आए, तो फिर मल्टीपल का बढ़ना एकदम बिल्कुल वाजिबी है। तो उसमें कोई मुझे चिंता की बात नहीं लगती। हाँ, जो इंडियन मार्केट में जो एक किस्म के कहिए ना कि स्मॉल कैप में भी एक पर्टिकुलर टाइप के जो शेयर्स है, बहुत ज्यादा जो पिछले 12-18 महीने में भागे हैं, जिनमें कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल ना हो, या जिनकी गवर्नेंस के हिसाब से जिनका किंतु परंतु हो, मैनेजमेंट के गवर्नेंस में किंतु परंतु हो, उनमें भी कई स्टॉक्स में, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जो बहुत भाग गए, उसमें चिंता का जरूर मुझे कारण लग रहा है। बट ब्रॉडली मार्केट में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, एंड लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल कैप भी, जनरली नहीं कह रहा, सब स्मॉल कैप्स में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अलग ही मूल्यांकन हो गया हो। बट हाँ, सेक्शन ऑफ स्मॉल कैप्स में जरूर लगता है। एंड एनेक्डोटली भी, जो पिछले 18 महीने में कई लोग जो कभी शेयर बाजार में नहीं इन्वेस्ट किए थे, वो कूद पड़े हैं। और उनको इतना बैकग्राउंड या हिस्ट्री नहीं है, वो बस पी मल्टीपल देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं, अगर देखे तो, नहीं तो नाम ही काफी है उनके लिए। तो वो सब चीजें देख के थोड़ा बहुत इस
सेगमेंट ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक से थोड़ा लगता है कि दूर रहे तो बेटर रहे। प्रशांत, ईटी नाउ पे आपका स्वागत है। अजय हियर। प्रशांत, आपका हिस्टोरिकली ट्रेंड मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हाई ग्रोथ कंपनीज आइडेंटिफाई करने का, और जहां पे अर्निंग्स एक्सेलरेट हो रही हैं वो आप लेके फिर लॉन्ग टर्म में बैठ जाते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फाइनेंशियल्स आपका पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा है। अब हमें ये बताइए कि फाइनेंशियल्स में हमने देखा है कि पीएसयू बैंक्स अभी थोड़े कुछ दिनों से अपनी एक्ट टुगेदर करके एटलीस्ट द लार्ज वंस आर वर्किंग वेरी वेल, अच्छी बैलेंस शीट है और उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी आ रही है। यहाँ से आपको लगता है कि कौन सा सेक्शन फाइनेंशियल्स का आउट परफॉर्म करेगा? एक तो लास्ट 1.5 साल में फाइनेंशियल्स ओवरऑल ही मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड किया है, रिटर्न्स थोड़े से सॉफ्ट रहे, लेकिन अज्यूम करें कि यहाँ से क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा क्योंकि कैपेक्स वापस आ रहा है, कंज्यूमर डिमांड वापस आ रही है, वो सब। तो आपने फाइनेंशियल्स पोर्शन को किस तरह से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया हुआ है? क्या क्या फ्लेवर्स हैं वहाँ पे? धन्यवाद अजय। जैसे कि आपने कहा, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा उसमें कि हमारी टीम जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक सेक्शन में जो चुनिंदा शेयर्स है, कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्ट करती है। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी बहुत टीम ने अच्छे स्टॉक पिक्स की है, बट वो लार्ज कैप्स में भी लागू होता है। फाइनेंशियल्स में अगर आप देखो तो ज्यादातर टीम ने लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट किया है ओवर टाइम, प्राइवेट सेक्टर लार्ज कैप्स में। ऐसे नहीं कि मिड कैप्स नहीं, बट प्राइवेट सेक्टर में खासकर ध्यान रहा है, रेदर देन कि गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू फाइनेंशियल्स को इतना पसंद नहीं किया है हमारी टीम ने। इसमें प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स में बैंक्स भी है, एनबीएफसीज भी है, और इंश्योरेंस कंपनीज भी है, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन सब कंपनियों को वो कंपनियां भी है। तो अक्रॉस बोर्ड फाइनेंशियल्स में आई वुड से कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल्स छोड़ के प्राइवेट फाइनेंशियल में बहुत ही बढ़िया चुनिंदा शेयर्स टीम ने इन्वेस्ट किया है, वो जारी है। इसमें ध्यान ये रहता है टीम का हमेशा कि जो एसेट क्वालिटी हो, एक तो बैंकों में, अगर बैंकों की बात करें अपने, तो लायबिलिटी फ्रेंचाइज और एसेट फ्रेंचाइज। लायबिलिटी फ्रेंचाइज स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर लायबिलिटी फ्रेंचाइज स्ट्रांग है तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो वो लो रहती है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग लो रहती है तो बैंक को ये एक फ्रीडम होता है कि वो पिक एंड चूज करे कि किस रिस्क कैटेगरी में उनको लेंड करना है, कहाँ उनकी स्ट्रेंथ बनानी है। और अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग लो है तो वो एक मध्यम दर की इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करे हाई क्वालिटी बोरोवर से, तो भी उनका जो स्प्रेड है, मार्जिन है, काफी स्ट्रांग बन सकता है। तो एसेट क्वालिटी भी उससे नियंत्रण में रहेगी और मजबूत रहेगी। अगर लायबिलिटी फ्रेंचाइज किसी बैंक की वीक है तो उसे फिर ज्यादा एसेट साइड में भी ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी फ्रेंचाइज वीक होने से उसका कॉस्ट ऑफ फंडिंग हाई रहेगा। कॉस्ट ऑफ फंडिंग हाई रहेगा तो मार्जिन बनाने के लिए इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे तो वही बोरोवर उनको मिलेंगे जो हायर इंटरेस्ट में ही बोरो कर सकते हैं, जिनकी रेटिंग या क्वालिटी ऑफ क्रेडिट थोड़ी कमजोर हो। तो इसलिए स्ट्रांग लायबिलिटी फ्रेंचाइज पे ध्यान रहा है टीम का, एंड एट द सेम टाइम स्ट्रांग एसेट फ्रेंचाइज। अगर लायबिलिटी फ्रेंचाइज स्ट्रांग हो तो जरूरी नहीं है कि एसेट फ्रेंचाइज स्ट्रांग होगी, बट मुमकिन है कि एसेट फ्रेंचाइज स्ट्रांग रखते हुए भी आप स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी कर सको। तो स्ट्रांग लायबिलिटी, स्ट्रांग एसेट, विच इज बेसिकली रिफ्लेक्टिव ऑफ मजबूत मैनेजमेंट, स्ट्रांग मैनेजमेंट, वैसे किस्म के फाइनेंशियल स्टॉक्स लंबे समय से टीम ने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। जी प्रशांत जी, साथ ही ये जो एक हमने देखा अनलॉक का थीम या फिर बढ़ते हुए कंजम्पशन का थीम जो है, उसे बाज़ार ने खूब लैपअप किया। कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया भी। अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी अगर हम देखें, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन के नंबर हों या फिर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर्स,
वहाँ पर भी जो ट्रेंड है उससे तो ये लग रहा है कि इस साल भी शायद टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा, कंजम्पशन भी ठीक देखने को मिल रहा है, और आरबीआई ने भी इमीडिएटली तो कोई ऐसा पैनिक बटन दबाने के संकेत दिए नहीं हैं ब्याज की दरों को लेकर। तो अब ये जो कंजम्पशन थीम के स्टॉक्स हैं या फिर बढ़ते हुए इकोनॉमिक रिवाइवल के थीम के जो स्टॉक्स हैं, उसमें आपने क्या कुछ ऐड किया है? अभी भी ये इंटैक्ट लग रही है स्टोरी आपको? टेलविंड जारी रहेगा यहाँ पर? सर्टनली, धन्यवाद। देखिए, ऐसे तो आम तौर पे जो टीम है थीमेटिक इन्वेस्टिंग में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि थीमेटिक इन्वेस्टिंग हमारे हिसाब से वो चलती नहीं है। जब तक चलती है वो चलती है, और फिर कब चलना रुक जाती है वो बहुत देर से समझ में आता है। हमें नहीं, किसी को भी आप ले लीजिए, उसमें रिस्क ज्यादा है और मुनाफा कम। तो हम पूरा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, पहली बात। हैविंग सेड दैट, पोर्टफोलियो में काफी ऐसे स्टॉक्स है जो पेंडेमिक की वजह से जिनको स्ट्रक्चरली बेनिफिट हुआ है। सिर्फ नियर टर्म कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको नियर टर्म साल 2 साल नफा या नुकसान हुआ हो, बट हमारा ध्यान उन कंपनियों पे केंद्रित है जहां पर स्ट्रक्चरली बेनिफिट हुआ हो। अभी आईटी सर्विसेज कंपनियां ले लीजिए आप, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज है, क्योंकि दुनिया भर में आपने देखा है कि पेंडेमिक के चलते जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आए हैं और जो वर्क एनवायरनमेंट में बदलाव आया है, तो हर एक कंपनी अपनी जो आईटी स्पेंडिंग है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है उन्होंने, कंपनियों ने। एंड अपनी आईटी सर्विसेज कंपनीज जो है वो उन्हें मदद कर रही है ये एक्सेलरेटेड आईटी स्पेंडिंग में। जो 10 साल में जो अडॉप्शन होना था टेक्नोलॉजी का, न्यू टेक्नोलॉजी का, वो 3 से 5 साल में अगले अडॉप्शन होने की धारणा है। तो आईटी सर्विसेज कंपनियों ने का बिजनेस आपने भी सुना ही होगा, सब दर्शकों ने, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हुआ है। वैसे आपने कंज्यूमर की बात की, तो कई कंज्यूमर कंपनियों को स्ट्रक्चरली मार्केट शेयर गेन का बेनिफिट हुआ है, क्योंकि लोकल सप्लाई चेन भी काफी डिस्टर्ब हुई है, जिससे जो जिन्हें मॉम एंड पॉप स्मॉल बिजनेसेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, वो कई सेक्टरों में उनको कई बहुत दिक्कतें आई पिछले 18 महीनों में। तो उनकी जो मार्केट थी, उनके जो कंज्यूमर्स थे, इस दौरान शिफ्ट हो गए टू लार्जर प्लेयर्स। अभी आप किसी कंपनी का, एक कंपनी का नाम नहीं लेते हो, अगर मैं कहूँ ज्वेलरी की आप अगर बात करें, तो ज्वेलरी में कई ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी स्टोर्स है, कई कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में। वो जो कंपटीशन में उनके सामने हजारों भी क्या, करीबन 10 या 1000 स्मॉल जो गहनों की दुकान है वो compete करती है। पेंडेमिक के चलते जो ये बड़ी कंपनियां थी, इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, इन्होंने ऑमनी चैनल प्रेजेंस कर लिया। रिटेल स्टोर में ही नहीं, आप ऑनलाइन भी इनकी जो इन्वेंट्री है वो देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, होम डिलीवरी कर सकते हो, या फिर एक 1000-2000 स्क्वायर फुट के अच्छे माहौल में, एकदम सैनिटाइज्ड हाइजीनिक माहौल में जाके आपके उनके स्टोर में शॉपिंग कर सकते हो। जबकि जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स थे, वो जो 100-200 स्क्वायर फीट वाले जो स्टोर्स थे, वहां पे लोगों को जाना काफी टाइम तक उचित नहीं लगा। इसके कारण से उन्होंने ये स्विच कर लिया। अब वो वापस से स्विच बैक शायद न हो, मॉम एंड पॉप स्टोर्स जो स्टैंड अलोन स्टोर्स है, फिर से वो वहां न जाए, एक बार उनको जो ये लार्ज स्टोर फॉर्मेट की आदत लग गई। तो वैसे जो एस्टेब्लिश्ड लार्ज स्केल प्लेयर्स है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उनको काफी फायदा हुआ है एंड एक्सेलरेशन हुआ है ऑफ मार्केट शेयर शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो ऐसे कई प्रकार की कंपनियां हैं, मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे कई प्रकार की कंपनियां हैं जो पोर्टफोलियो में है और जिनको लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेनिफिट हुआ है। प्रशांत, अगर हम बात करें रियल एस्टेट स्पेस की, वो आपको स्पेस कैसा लगता है? डेटा तो दिखा रहा है कि काफ़ी सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ है। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड हमने दीपक पारेख की भी कमेंट्री आती देखी, और जब वो रियल एस्टेट के वेटरन जो इतने साल से साइकिल्स देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का स्पेस
एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है जो बहुत बहुत सालों में देखने को नहीं मिला और काफ़ी ड्यूरेबल ग्रोथ लग रही है। सो इस लाइट में आपको रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस कैसी लगती है, क्या वो आपका पोर्टफोलियो का पार्ट है? बिल्कुल। सो हाउसिंग, पहले दूसरा आंसर का रिप्लाई कर, तो हाउसिंग फाइनेंस तो है पोर्टफोलियो में, बट रियल एस्टेट में कुछ खास नहीं है, बहुत कम एक्सपोजर है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहे। बट अगर आप रियल इकोनॉमी में देखें, कंपनियों का जो एक्सपेक्टेड फंडामेंटल्स है वो देखें, तो बिल्कुल रियल एस्टेट में एक दशक के बाद में डिमांड काफी मजबूत हुई है और कंसोलिडेशन भी बहुत हो चुका है। वहां पे जो अगेन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या स्मॉल बिल्डर्स जो है वो पिछले दशक में इतनी तकलीफें आई कि वो सब इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। तो जो लार्ज प्लेयर्स थे उनमें मार्केट शेयर ज्यादा कंसोलिडेट हो गया, और ऐसे वातावरण में ब्याज की दरें इतनी कम होने से जैसे आपने पारिक साहब का आर्टिकल कोट किया, उसमें भी ये बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये डिमांड एनवायरनमेंट काफी सस्टेनेबल हो सकता है। तो इसमें ये कंपनियों को जरूर फायदा होगा, जो ये कंपनियां आज जो लार्ज स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, अच्छे एस्टेब्लिश ब्रांड नेम्स है, उनको जरूर फायदा होगा। हालांकि हमें वो सब बिल्ड करके भी जो वैल्यूएशन है आज की तारीख में इन कंपनियों के थोड़े स्ट्रेच लगते हैं, इसलिए टीम ने रियल एस्टेट कंपनियों में खास इन्वेस्ट नहीं किया है, पर हाउसिंग फाइनेंस में जरूर इन्वेस्टमेंट है। जी साथ ही सर ये भी बताइए कि एक तरफ जाहिर सी बात है जो सेकेंडरी मार्केट में रुझान है वो हमने देखा है किस तरह से रहा है तेज़ी का, और जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म में अभी भी अच्छा दिखता है। हमने प्राइमरी मार्केट में भी बहुत एक्शन देखा है। हमने नायका के आईपीओ को कैसा रिस्पांस मिला ये देखा, उससे पहले जोमेटो में देखा था, और कई आईपीओज़ में हमने काफ़ी अच्छा रुझान देखा, और आगे अभी काफ़ी सॉलिड आईपीओ पाइपलाइन है भी। अब जाहिर सी बात है इसमें थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। आपका एक जेनरिक व्यू क्या है इस समय प्राइमरी मार्केट्स पर और जो ब्लॉकबस्टर आईपीओ आगे आ रहे हैं उन पर? देखिए, अव्वल तो मैं ये कहूंगा कि प्राइमरी मार्केट पे इन जनरल टीम का व्यू हमेशा ओपन माइंडेड रहता है, और हमारी टीम उनमें से जो हर एक प्राइमरी इश्यू को बराबर से परखती है और एनालाइज करती है और एक डिसीजन लेती है, एक्टिव डिसीजन लेती है, करना है कि नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि प्राइमरी मार्केट में कई जनों का ऐसा होता है कि जो इन्वॉल्व ही नहीं होते, वैसा नहीं है। हम लोग काफी डीपली इन्वॉल्व रहती है हमारी टीम हर वक्त पे प्राइमरी मार्केट में, चाहे तेजी हो या मंदी हो, अव्वल वो। दूसरा, जो आपने ब्लॉकबस्टर आईपीओस की बात करी या न्यू एज टेक्नोलॉजी आईपीओस की बात करी, इन जनरल चाहे ब्लॉकबस्टर हो या नहीं हो, उसमें भी सेम हमारा व्यू है कि हम टॉप डाउन व्यू नहीं लेते कि ये सब ओवर वैल्यूड है, लॉस मेकिंग है तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक कंपनी को उसके खुद के उस कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज पे एनालाइज किया जाता है। मैंने 96 से लेके और 95 से लेके 2006 तक यूएस में था, उसमें 98 से मैं वहां के फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ही था। तो .com बबल के दौरान ये सब देखा है कि जब वहां पे लॉस मेकिंग कंपनियां आ रही थी, तभी भी एक सेक्शन, एकदम वातावरण ऐसा ही था, एक सेक्शन था मीडिया का, एक सेक्शन था एनालिस्ट और फंड मैनेजरों का, जो कहते थे ये सब कंपनियों में हाथ लगाना नहीं चाहिए, ये सब लॉस मेकिंग कंपनियां है, ओवर वैल्यूड है, स्ट्रेस्ड है, कोई बिजनेस नहीं है, लॉस कर रही है। जबकि दूसरी सेक्शन थी जो बराबर हर एक को एनालाइज करती थी और केस बाय केस डिसीजन लेती थी। हम उस सेकंड सेक्शन में कहूंगा। और आपने ये एक्सपीरियंस के साथ देखा है कि जब अमेजॉन और ये सब कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनियां थी कई सालों तक, और आज वो सबसे चुनिंदा कंपनियों में ग्लोबली, और बाकी ऐसी जो फैंग कंपनियां कहते हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द फैंग कंपनीज जब आईपीओ थी तभी लॉस मेकिंग थी। नेस्डेक की मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इन टेक सेगमेंट लॉस मेकिंग होती आईपीओ के टाइम पे, पर उन्हें तो अपने ब्रश ऑफ नहीं करते। इनफैक्ट आज भारत भर में
कितने इन्वेस्टर्स से मिलता हूं, उनको फैंग के प्रति या नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट करने के प्रति बहुत ही रुचि है। तो इंडिया में भी ये लॉन्ग अवेटेड था और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि मार्केट लॉस मेकिंग कंपनीज को भी एक्सेप्ट कर रही है। बिकॉज लॉस मेकिंग टुडे, आज की तारीख में कोई कंपनी लॉस कर रही है तो उसका ये नहीं होता है, निष्कर्ष निकलता है कि वो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आगे चल के वो कंपनी मुनाफा करेगी, कैश फ्लो जनरेट करेगी, तो उसका आज भी वैल्यू बनता है। और यूएस जैसे विकसित मार्केट में ये बात कई दशकों से वेल एक्सेप्टेड है। और इंडिया में भी अभी अबाउट टाइम कि इंडियन मार्केट इतने मैच्योर हो जाए कि ये बात समझ में आने लग गई है इन्वेस्टर को, और इसीलिए इन कंपनियों को अच्छा सक्सेस मिल रहा है। इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि कई कंपनियां जिनके बिजनेस मॉडल अच्छे हैं बट अर्ली इयर्स में नुकसान करते हैं, उनको मार्केट में पैसा उठाने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली अच्छी कंपनियों को ज्यादा उठाने का मौका मिलेगा। कोई जो कंपनियां इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक ये कंपनी पैसा बनाएगी और इन्वेस्टरों को आंख बंद करके हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम भी ऐसा नहीं करते। कई कंपनी जो है वो जो लॉस मेकिंग है और हमेशा लॉस मेकिंग रहेगी और कभी उससे इन्वेस्टर को भी फायदा नहीं होगा, बट कई कंपनियां जो है बहुत आगे जाके मुनाफा कमा सकती है। तो एक ओपन माइंड रखना बहुत जरूरी है। और हमारे जैसे इन्वेस्टर को, फंड मैनेजर को, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को ये हमारी ड्यूटी भी बनती है हमारे क्लाइंट्स की तरफ कि हम ये मौकों को अच्छी तरह निरख कर, परख कर फिर डिसीजन ले और एक टॉप डाउन व्यू न बनाए कि इनमें तो इन्वेस्ट करना ही है या नहीं ही करना है। प्रशांत, आप ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर में कुछ स्टडी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स जैसी, जहां पे ईवी रिलेटेड बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। वहीं कंज्यूमर सेंटिमेंट वाले प्लेज हैं, डोमेस्टिक, प्योर डोमेस्टिक प्लेज, टू व्हीलर में हीरो होंडा और मारुति जैसी कंपनीज, और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कई ऑटो एंसिलरी में, जहां पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये सेक्टर बड़ा अंडर परफॉर्म किया लास्ट 2 साल में फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपको लगता है वहाँ पे कुछ देयर इज अ केस टू लुक एट सेलेक्ट बिजनेस मॉडल्स? नहीं, बिल्कुल हर एक सेक्टर में देयर इज अ केस टू लुक एट सिलेक्ट बिजनेस मॉडल्स, और हमारी जो टीम है वो बिल्कुल इस सेक्टर को अच्छी तरह कवर करती है। एक बड़ी ये क्वेश्चन मार्क जो है, बड़ा प्रश्न चिन्ह जो रहता है ज्यादातर कंपनीज पे कि वो फ्यूचर वर्ल्ड में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जब प्रचलन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब 20%, 40%, 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगी, तब ये इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड आज जो 99+% इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड गाड़ियां हैं, तो जो कंपनियां इंटरनल कंबशन इंजन रिलेटेड बिजनेस में है, जिनका शायद कोई उपयोग ना हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो कैसे अपने आप को इवॉल्व कर पाएगी और क्या वो कर पाएगी और कौन सी कंपनियां कर पाएगी। अभी कई कंपनियां हैं जिनका तो उपयोग जैसा इंटरनल कंबशन इंजन है वैसा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में रहेगा। जैसे कि समझो हेडलाइट से आपको दोनों में लगेगी, टायर से दोनों में लगेगी, बट कोई भी इंजन रिलेटेड पार्ट्स जो है उनका कैसे क्या स्कोप रहेगा आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसके चलते एक लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज जो है ऑटो एंसिलरी सेक्टर में, टीम को आज की तारीख में वहां पे रिस्क ज्यादा लगता है, तो उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं कि वो इवॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट आज ये कहना सही रहेगा कि टीम का जो ओवरऑल एक्सपोजर है ऑटो सेक्टर में वो इन प्रश्न चिन्हों की वजह से काफी लिमिटेड है, कम है इन ऑटो सेक्टर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, आप पैसा बना ना पाओ कोई डेवलपमेंट से। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बड़ा डेवलपमेंट है वर्ल्ड के लिए, एक मेजर शिफ्ट है। अब हो सकता है कि अभी फिलहाल के लिए उस शिफ्ट से पैसा बनाने के लिए इंडियन मार्केट में इतनी सही अपॉर्चुनिटीज नहीं हुई है, वो फ्यूचर में आएगी।
तो जब तक वो अपॉर्चुनिटीज न हो तब तक आपको पैसा बचाना ही पैसा बनाने के बराबर सोचना चाहिए। जैसे कि आप .com और ये न्यू एज बिजनेसेस, आजकल इन्हें .com नहीं कहते, न्यू एज टेक कंपनीज कहते हैं। 20 साल पहले यही .coms थी। तो 20 साल पहले .coms में इंडिया में उंगलियों पे गिन सको इतनी कंपनियां भी नहीं थी, राइट। और कई कंपनियां जो फ्लाई बाय नाइट जिन्हें कहते हैं वो आई और गई। तो उस वक्त ये मुनासिब था इन्वेस्टरों के लिए कि अपना पैसा तोड़े नहीं ऐसी कंपनियों में जिनका कोई स्ट्रक्चरल बिजनेस मॉडल हो या जिनको रिस्क हो फ्रॉम न्यू एज या .com कंपनी। तो वो सही काम था। और आज वी हैव रीच्ड एट अ टाइम जहां पे ये कंपनियों, इस सेक्टर की कंपनियों से बहुत पैसा बन भी सकता है। ये बहुत कंपनियां आ रही है। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आज हमें इतनी कंपनियां नहीं लग रही जहां पे हमें कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सके कि दे विल बी द विनर्स। तो आज जो है हमें एटलीस्ट वी शुड नॉट गेट ट्रैप्ड विथ लूजर्स, वो हमारा ध्यान ज्यादा है। बिल्कुल। साथ ही इस तरह के बाज़ार में कई बार हमने देखा है कि जब बाज़ार एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा देता है, और आपने कहा भी जैसे कि 5, 7, 8, 10% करेक्शन लाजमी है, कभी कभी हो भी जाता है बाज़ार में। एट द सेम टाइम कुछ एक सेक्टर्स जैसे फार्मा के जो कुछ बड़े स्टॉक्स हैं या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज के कुछ बड़े स्टॉक्स हैं, उसमें हमने देखा कि पैंडेमिक की शुरुआत के बाद एक वेव आया था और उसके बाद वो थोड़ा फिर से साइडवेज हो गए या फिर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। इस समय आपके रेडार पर फार्मा में, हेल्थ केयर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है? टीम को क्या लग रहा है यहाँ पर? आपने बहुत ही सही उदाहरण दिया। आप देखिए, जब पेंडेमिक के, अगर आप याद करिए 1.5 साल पहले की बात, तो सभी लोग फार्मा और हेल्थ केयर एज अ बिग थीम की बात कर रहे थे। देखिए, फार्मा हेल्थ केयर ने कई सालों से परफॉर्म नहीं किया था तब तक, और तभी परफॉर्मेंस स्ट्रांग शुरू हुआ था। तो जैसा कि अक्सर होता है मार्केट में, वो एक स्ट्रांग थीम बन गया था। बड़े बड़े दिग्गज जो इन्वेस्टर्स थे मार्केट के, वो फार्मा एज द नेक्स्ट थीम फॉर नेक्स्ट डेकेड की बात कर रहे थे, और फिर उसका कुछ आगे हुआ नहीं। तो उसी वजह से हम लोग ऐसे किसी एक थीम पे या 2 थीम पे या 4 थीम पे फोकस नहीं रखते। जो थीम फेवर में है उनमें भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है, जो थीम फेवर में ना हो उनमें भी हमारा ध्यान बराबर रहता है। आज की तारीख में फार्मा हेल्थ केयर में लोगों का ध्यान कम है, तो बहुत अच्छा है। हमारी टीम का बिल्कुल उसमें उसी तरह से ध्यान लगा हुआ है जैसे 1.5 साल पहले जब वो फेवर में था तब था। और यहाँ पे भी फार्मा में भी कई अच्छी कंपनियां हैं। और फार्मा यानी सिर्फ एक जो पहले ध्यान में आता है सिर्फ उसी को सीमित नहीं है, फार्मा और हेल्थ केयर के भाई ये दवा की कम, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, बट सबको जो बड़ी बढ़िया कंपनियां याद है। बट इसमें और कई सारी कंपनियां हैं हेल्थ केयर में। ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक कंपनीज है, एनिमल हेल्थ केयर है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग है, जिन्हें CMO, CDMO, क्रैम्स, ये सब नामों से जाना जाता है। तो ये सेक्टर बहुत ही डीप और डेप्थ और ब्रेथ दोनों है सेक्टर में, और वैरायटी जो है बहुत ज्यादा है अपने हेल्थ केयर सेक्टर में। और एक खूब से खूब कंपनियां जो स्मॉल से लेके मिड कैप से लेके लार्ज कैप यहाँ पे विद सम स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल है। तो हमारा टीम का बिल्कुल ध्यान है, और कई कंपनियां, चुनिंदा कंपनियां पोर्टफोलियो में भी टीम ने ले रखी है इन हेल्थ केयर फार्मा ब्रॉडली डिफाइंड। राइट। प्रशांत, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत ही एजुकेटिव कॉन्वर्सेशंस। व्हाइट ओक कैपिटल की पूरी टीम को, ET Now स्वदेश की टीम से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आज हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को, मेरी शुभकामनाएं दिवाली की, और आपके दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। राइट।